टॉपिक अंडर डिस्कशन आज है पेप्टिक अल्सर। इस टॉपिक को हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, अभी सिंप्लीफाई करेंगे। वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्सर समझाऊंगा, अल्सर है क्या, फिर पेप्टिक अल्सर समझेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर, इनको डिफाइन करेंगे, फिर इसकी इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी वो डिस्कस करेंगे, इसकी होम्योस्टेसिस की किस तरह से गैस्ट्रिक हमारे जो जीआईटी हैं स्टमक में एसिड कैसे उसकी लेवल जो है वो कैसे मेंटेन होता है। इन शॉर्ट कीजिएगा कि पीएच कैसे मेंटेन होता है, पीएच की मेंटेनेंस हम समझेंगे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन समझेंगे पेप्टिक अल्सर का, डायग्नोसिस ऑफ द पेप्टिक अल्सर, फार्माकोथेरेपी जिसमें से हम ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रुपल थेरेपी जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी कि वो ड्रग्स जिसके ज़रिए से हम लोग ट्रीट करते हैं पेप्टिक अल्सर को, वो ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस इन शॉर्ट। तो डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट टर्म, दैट इज अल्सर। अल्सर है क्या? वेरी सिंपल है। अल्सर इरोजन हो जाए, कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर हो कहीं पर से भी, अगर वो प्रोटेक्टिव लेयर हट जाए और नेक्स्ट लेयर सामने आ जाए, एक्सपोज हो जाए, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर के हटने को हम लोग बोलते हैं अल्सर। ओके, अभी पेप्टिक अल्सर क्या है? मेनली हमारे पास दो रीजन्स हैं ये जीआईटी में, जो एक है हमारे पास गैस्ट्रिक रीजन, जीएएस से लिख रहा हूँ, दूसरा हमारे पास है डुओडेनल रीजन, गैस्ट्रिक एंड डुओडेनल। अगर इन दोनों में से म्यूकोजा जो है अगर वो हट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिवली पेप्टिक अल्सर। अगर सिर्फ गैस्ट्रिक से हट जाए गैस्ट्रिक अल्सर है, अगर सिर्फ डुओडेनल में से जो है म्यूकोजा हट जाए उसको हम लोग बोलते हैं डुओडेनल अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या है? कलेक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि इस गैस्ट्रिक डुओडेनल अल्सर से क्या हट जाए, म्यूकोजा जो है वो हट जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। या फिर अगर अकेले कहना है गैस्ट्रिक अल्सर क्या है, अगर गैस्ट्रिक रीजन से स्टमक से म्यूकोजा जो है वो हट जाए, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक अल्सर। डुओडेनल अल्सर क्या है? हमारे डुओडेनम से ये जो म्यूकोजा है वो हट जाए, दैट इज कॉल्ड एज डुओडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर को कलेक्टिवली पेप्टिक अल्सर कहते हैं। होप आप लोगों को समझ आ गया। ये सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स हैं, इनको आप लोग जनरेशन कीजिए। डिसकंटिन्यूटी इन द इंटायर थिकनेस ऑफ द डुओडेनल और गैस्ट्रिक म्यूकोजा इज एक्चुअली नाउन एज पेप्टिक अल्सर। ये आप लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में, जो कि सिंपल सा भी मैंने बताया कि गैस्ट्रिक और डुओडेनल से अगर म्यूकोजा हट जाए दैट इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। यही अल्फाज इंग्लिश में इस तरह हम लोग लिखते हैं। फिर हमारे पास है इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी। क्या है इसकी? हमारे पास क्या रीजंस है और वो कैसे जो है यहाँ पर से म्यूकोजा को हटाते हैं। म्यूकस जब बिल्कुल कम हो जाता है, एसिड की सिक्रीशन जब ज़्यादा हो जाती है, लाइक ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में एच पाइलोरी जो है हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो भी कॉज कर सकता है, और एसिड्स की एक्सेसिव यूज जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं पेप्टिक अल्सर को कॉज करने में। तो ये सब क्या करते हैं, यहाँ पर से म्यूकोजा को हटाते हैं, गैस्ट्रिक हो या फिर डुओडेनल रीजन हो, म्यूकोजा हट गया, पेप्टिक अल्सर क्रिएट हुआ। अभी एक नेक्स्ट पॉइंट है, वो है हम लोग यह समझते हैं होम्योस्टेसिस, कि किस तरह से हमारे गैस्ट्रिक रीजन में जो है ये पीएच मेंटेन रहता है, पीएच मेंटेन रहता है। और अगर मेंटेन नहीं रहता तो फिर तो सी बात है, प्रोन होगा हमारा गैस्ट्रिक रीजन फॉर द पेप्टिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर के लिए सिंपल, गैस्ट्रिक रीजन के लिए सिंपल टर्म हम यूज कर सकते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक के लिए पेप्टिक अल्सर, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ओके, ये कलेक्टिव वर्ड है, पेप्टिक अल्सर बोथ के लिए हम लोग यूज करते हैं, दोनों के लिए। अभी क्या होता है, जब हमारे इस पर्टिकुलर रीजन में, गैस्ट्रिक रीजन में, स्टमक में पीएच जब बढ़ जाता है तो जी सेल्स यहाँ पर होते हैं जो स्टिमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि पीएच बढ़ गया। पीएच कैसे बढ़ता है? 7 से अगर बात ऊपर जाती है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कम कैसे होता है? नीचे जब आता है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी क्या हो रहा है, पीएच बढ़ जाता है, बढ़ना नहीं चाहिए, एसिडिक एनवायरनमेंट यहाँ पर लाजमी है स्टमक में। ओके, तो क्या होगा, जब बढ़ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास इस स्टमक के फंडस बॉडी और एंट्रम, इनमें स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एंट्रम में हमारे पास है जी सेल्स और डी सेल्स, और बॉडी में होते हैं पैराइटल सेल्स, और भी यहाँ पर सेल्स हैं। अभी सिर्फ इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड अबाउट होम्योस्टेसिस ऑफ द एसिड, मैंने इन सेल्स को सिर्फ प्रेजेंट किया हुआ है। जी सेल्स और डी सेल्स और पी सेल्स को आप लोग अभी सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए। जब पीएच बढ़ जाता है, जी सेल्स स्टिमुलेट होंगे, पीएच के बढ़ने से जी सेल्स स्टिमुलेट होंगे, वो रिलीज करवाएंगे गैस्ट्रिन, वो गैस्ट्रिन पर जाएंगे, यहाँ पर और सेल्स हैं एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स, वो स्टिमुलेट होंगे, फिर वो रिलीज करवाएंगे हिस्टामीन्स, वो हिस्टामीन्स पर जाएंगे पैराइटल सेल्स की जानिब, पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो रिलीज करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
जब रिलीज होगा तो फिर क्या हो जाएगा, पीएच नीचे की तरफ आएगा क्योंकि एसिड जो है यहाँ पर बढ़ रहा है, पीएच नीचे की तरफ आएगा। अभी इसको तो मेंटेन भी रखना है ना, ताकि बहुत ज़्यादा नहीं गिर जाए, बहुत नीचे ना जाए। तो क्या होगा, जैसे जैसे पीएच नीचे जाएगा तो यहाँ पर डी सेल्स जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर स्टिमुलेट होंगे। डी सेल्स रिलीज करेंगे सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन फिर जो है वो इनहिबिट करते हैं जी सेल्स, ईसीएल को और पी सेल्स को, इन सब को इनहिबिट करते हैं। जी सेल्स को इनहिबिट करेंगे, इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स स्टिमुलेट नहीं होंगे क्योंकि जी सेल्स रिस्पॉन्सिबल थे गेस्ट्रिन को रिलीज करने में। गेस्ट्रिन नहीं आएगा तो इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स स्टिमुलेट नहीं होंगे। फिर भी अगर स्टिमुलेट हो रहे होते तो फिर ये सोमेटोस्टैटिन जो है वो ईसीएल को इनहिबिट करते ताकि हिस्टामिन ना जाए, और साथ में ये पेराइटल सेल्स को भी इनहिबिट करते हैं। मतलब डिफरेंट टारगेट्स को, ये 3 टारगेट्स होते हैं जिसको सोमेटोस्टैटिन स्टॉप करते, इनहिबिट करते ताकि फर्दर रिलीज ना हो जाए, फर्दर पीच ना गिरे। तो इस तरह से एक नॉर्मल लेवल मेंटेन रहता है, नॉर्मल लेवल मेंटेन रहता है। अब ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है पेप्टिक अल्सर का। क्लिनिकली जब आते हैं तो नॉर्मल एज अ होल इपीगैस्ट्रिक पेन होता है, और बाज़ लोगों को खुराक लेते वक्त पेन होता है, बाज़ लोगों को खुराक लेने के बाद पेन होता है, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, गैस्ट्रिक और डुओडेनल पेन को। गॉट। और ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर इन शॉर्ट हम कहें तो एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, और साथ में कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये एक नॉर्मल एज अ होल नटशेल में मैं बता रहा हूँ। डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, अगर हम बात करते हैं एच पाइलोरी की और पेप्टिक अल्सर हो गए हैं, इसके जो मल्टीपल हमारे पास फंक्शनल डायग्नोस्टिक मैकेनिज्म्स है वो क्या है। हम लोग इंडोस्कोपी करते हैं, सीरम एंटीजन टेस्ट करते हैं, यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं, रैपिड यूरियस, फीकल एंटीजन है। ये हमारे पास वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि आया पेशेंट जो है पेप्टिक अल्सर है कि नहीं है। और फिर उसके बाद हमारे पास है फार्माकोथेरेपी। इसमें हमारे पास ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रुपल थेरेपी होते हैं। ट्रिपल थेरेपी में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, लाइक पीपीआई हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, और साथ में हमारे पास एमोक्सिलिन है। तो ये 3 हमारे पास ड्रग्स हैं। इनमें से एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो कि फर्दर रिलीज नहीं करवाएगा एसिड का, और साथ में हमारे पास 2 एंटीबायोटिक्स हैं, मेनली क्लेरिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिलिन। एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर एच पाइलोरी अवेलेबल है तो उसको इरेडिकेट करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स भी देंगे। एंटीबायोटिक्स भी दिया और साथ में मज़ीद एसिड की जो प्रोडक्शन है उसको भी स्टॉप करना है, क्योंकि हमारा टारगेट भी ये दो ना, मज़ीद एसिड ना हो, और जहाँ पर बैक्टीरिया जो अवेलेबल हैं एच पाइलोरी रिस्पॉन्सिबल हैं इसको कॉज करने में, पेप्टिक अल्सर कॉज करने में। ये मेनली हम लोग यूज़ करते हैं जब एच पाइलोरी हमारे पास पेप्टिक अल्सर होता है, तो उसके लिए हम लोग ट्रिपल थेरेपी की तरफ जाते हैं। और याद रखिएगा, सिंपल एक ड्रग आप लोगों ने स्टार्ट नहीं करना है सिर्फ एक थेरेपी से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग रफ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स का। केयर मस्ट बी टेकन, ओके। तो यहाँ पर 2 एंटीबायोटिक्स होंगे, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिलिन, और एक हमारे पास होगा पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। क्या करेंगे ये लोग? बहुत सिंपल। ये लोग कौन है? ये ड्रग्स हैं। ये लोग जो है यहाँ पर से एसिड की सिक्रेशन को इनहिबिट करेंगे, कम करेंगे, और साथ में जो अवेलेबल बैक्टीरिया है उसको इरेडिकेट करने में हेल्प आउट करेंगे। तो इस तरह से मजीद जो है कंडीशन वर्स नहीं होगा पेप्टिक अल्सर का, एच पाइलोरी इंड्यूस्ड। ओके। हमारे पास नेक्स्ट है क्वाड्रुपल थेरेपी। अगर ये थेरेपी हमारे पास फेल हो जाती है, हाँ, ट्रिपल थेरेपी में एक और भी क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है कि अगर हमारे पास पेशेंट है जो कि एंटीबायोटिक्स लाइक एमोक्सिलिन, पेनिसिलिन जो है उसके लिए अगर वो एलर्जिक हो, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर एमोक्सिलिन की बजाय हम लोग स्विच करेंगे टूवर्ड्स मेट्रोनिडाजोल, ये देंगे। तो मेट्रोनिडाजोल, एमोक्सिलिन नहीं हुआ अभी, हट गया, तो इन दोनों में से सिर्फ एक देना होगा। अगर एमोक्सिलिन यहाँ पर हम देंगे उससे एलर्जी होगा तो फिर हम उसको हटाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फिर मेट्रोनिडाजोल देंगे अलॉन्ग विद दैट, अकेले नहीं। ओके। मेट्रोनिडाजोल, पीपीआई, और हमारे पास नेक्स्ट क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये हम लोग इंडिकेट करेंगे ट्रिपल थेरेपी में। क्वाड्रुपल थेरेपी क्या है? अगर हमारे पास क्वाड्रुपल थेरेपी जो है वो हम तब जाते हैं जब ट्रिपल थेरेपी जो है वो अप्रॉक्स फेल हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर एक म्यूको प्रोटेक्टिव एजेंट भी इंट्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं। पहले हम लोग 2 एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे थे, सिर्फ एक पीपीआई था। अभी एंटीबायोटिक्स भी होंगे, पीपीआई भी होगा, और एक और म्यूको प्रोटेक्टिव एजेंट भी होगा। यहाँ पर म्यूकस को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। वो क्या हम लोग यूज़ करेंगे? बिस्मथ यूज़ करेंगे, बिस्मथ सब्सिडाइड जो है वो यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है मेट्रोनिडाजोल, वही, और फिर उसके साथ जो है वही ट्रिपल थेरेपी के हमारे पास पीपीआई जो था वो इंड्यूस करेंगे, और साथ में हमारे पास है टेट्रासाइक्लिन। तो ये 2 एंटीबायोटिक्स हुए, और एक बिस्मथ हुआ म्यूको प्रोटेक्टिव, और एक पीपीआई हुआ। तो ये हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। ये एक ओवरव्यू थी, टू द पॉइंट। थैंक यू।